नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप उनके माध्यम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए पार्ट सेकंड के लिए है। बीए पार्ट सेकंड में हम विश्व का संविधान पढ़ रहे हैं। विश्व के संविधानों में हम ब्रिटेन का पढ़ चुके हैं, अमेरिका पढ़ रहे हैं और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हम अमेरिकी संविधान की विशेषताएं देख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत देखेंगे। देखिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उसमें शक्तियों का पृथक्करण व नियंत्रण तथा संतुलन स्थापित किया गया है। इसको हम देखेंगे क्या होता है और किस प्रकार से स्थापित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। शक्तियों का पृथक्करण व नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। सबसे पहले देखते हैं कि शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ क्या होता है। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हम सभी जानते हैं। इन सरकार के तीनों अंगों में से प्रत्येक जो अंग है वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए और उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरा जो अंग है उसके कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं किया जाना चाहिए। इसे ही शक्ति पृथक्करण कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था और अमेरिका जो संविधान निर्माता थे वो मोंटेस्क्यू और लॉक के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और उनसे ही प्रभावित होकर उन्होंने अपने संविधान में इस सिद्धांत को अपनाया। वो अमेरिका के संविधान में सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली न हो और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की जा सके, क्योंकि उन्होंने पहले काफ़ी लंबे समय तक औपनिवेशिक युग देखा था ब्रिटेन का। उसमें उन्होंने देखा था कि किस प्रकार एक शक्तिशाली सरकार लोगों की स्वतंत्रताओं को छीन रही है। इसीलिए वो चाहते थे कि एक ऐसा सीमित शासन अमेरिका में स्थापित किया जा सके जिससे लोगों की स्वतंत्रताओं की रक्षा हो सके। इसलिए उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपने संविधान में समावेशित किया। अमेरिकी जो संविधान है उसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया। कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका के 2 सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल अर्थात जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो सीनेट के समर्थन पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यद्यपि आज राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में ही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के तीनों अंगों के लिए क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति जो है उसको अपनाया है। और ये इसलिए अपनाया ताकि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग रह सके, तीनों अंग अलग अलग रह सके। तो इनके चयन की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है। अगली है शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी जो नागरिक है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि कांग्रेस के किसी भी सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जाता है तो पद ग्रहण करने से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। जबकि ब्रिटेन में तो बिल्कुल ही विपरीत व्यवस्था है, भारत में बिल्कुल विपरीत व्यवस्था है। हमारे यहाँ व्यवस्थापिका के सदस्य तो ही मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अगला है सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष,
सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो जीवन पर्यंत के लिए होती है और वो सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस की किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका में कर सकते हैं। कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीशों को हटा सकती है। महाभियोग असामान्य और बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। अगला है विभिन्न जो अंग हैं उनके सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भी भिन्नता है। संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है और सीनेट सदस्य स्वयं से संबद्ध संघ की इकाई अर्थात संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। तो जो विविध अंग हैं उनके जो सदस्य हैं उनके उत्तरदायित्व भी भिन्न भिन्न है। इन सबके अतिरिक्त शक्ति विभाजन सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण ही अमेरिका में संसदात्मक शासन को नहीं वरन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः जो संविधान है उसमें शासन की विभिन्न शक्तियों के प्रयोग के लिए अलग अलग संस्थाओं और पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है। शासन के प्रत्येक जो अंग है वो अपनी शक्तियाँ जो है सीधे संविधान से प्राप्त करता है और प्रत्येक अंग न केवल संवैधानिक वरन पर्याप्त सीमा तक राजनीतिक दृष्टि से भी शासन के अन्य अंगों से स्वतंत्र है। एक दूसरे से पृथककरण शासन के ये जो अंग हैं, सरकार के जो अंग हैं, इनका एक दूसरे से ये पृथककरण स्वतंत्रता ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल तत्व है, उसकी मूल विशेषता है। इसलिए ये अमेरिकी संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम देखते हैं नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन ये दो सिद्धांत ऊपर से देखने पर परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः इन दोनों ही सिद्धांतों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। ये दो सिद्धांत और व्यवस्थाएं तो एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। अब हम देख लेते हैं कि नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत की जो हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार शासन के जो अंग हैं ये एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करते हैं। पहला है कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस की शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। कैसे? कांग्रेस द्वारा जो पारित विधेयक उनको राष्ट्रपति विलंबकारी निषेधाधिकार यानी सस्पेंसिव वीटो तथा पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार के माध्यम से इनको रोक सकता है, इनमें देरी कर सकता है, इनको समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति को प्राप्त ये वीटो की जो शक्ति है वो कांग्रेस के कानून निर्माण की शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखती है, जिसके प्रयोग में समय समय पे उसमें वृद्धि हुई है। सर्वोच्च न्यायालय है वो भी कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण रखता है। कैसे? संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित किया जा सकते हैं जो उनके विचार में संविधान के प्रतिकूल हैं। इस प्रकार कांग्रेस को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस संबंध में उसका ये जो शक्ति है वो मनमानी नहीं है। यदि वो संविधान विरुद्ध कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। और राष्ट्रपति को भी शक्ति प्राप्त है कि कांग्रेस द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको वो
कुछ समय के लिए विलंब कर सकता है और जो भी निषेधाधिकार के माध्यम से उनको समाप्त भी कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण यानी कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण। राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वो प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाही नहीं बन सकता। कांग्रेस द्वारा अनेक रूपों में राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश रखा जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्र का जो वित्त होता है उस पर कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार कर राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। व्यवहार में अनेक बार कांग्रेस द्वारा इस शक्ति का प्रभावशाली रूप से प्रयोग भी किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति जो है वो देश की सेना का अध्यक्ष होता है और वो परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति की इस शक्ति पर दो रूपों में नियंत्रण रखती है। संविधान के अनुसार आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा जो युद्ध की घोषणा की गई उसकी पुष्टि कांग्रेस करे। इसी प्रकार उसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते किए गए हैं वो उनको भी उसे सीनेट के द्वारा पास करवाना होता है, पुष्टि करवानी होती है और यदि इन्हें पास नहीं करे तो ये व्यर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखती है। अगला है न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। न्यायपालिका पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा सीमित नियंत्रण रखा जाता है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कांग्रेस द्वारा संघीय न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है और कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। इस प्रकार ये जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं और एक दूसरे में संतुलन स्थापित करते हैं। कांग्रेस के दोनों सदन एक दूसरे पर कैसे नियंत्रण रखते हैं? कानून निर्माण के क्षेत्र में दोनों सदन जो है उनको समान शक्ति प्राप्त है। एक दूसरे को इस आधार पर ये नियंत्रित व संतुलित करते हैं। संघीय सरकार और राज्य सरकार है वो भी एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों को भी पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। उदाहरण के लिए संविधान संशोधन के प्रस्तावों पर 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संघीय सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें शक्ति पृथक्करण दिया गया है, किंतु शक्ति पृथक्करण के साथ ही शक्ति संतुलन को भी अपनाया गया है। शक्ति संतुलन अर्थात सभी जो अंग हैं वो विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे अंगों को संतुलित व नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। यद्यपि कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है और उनका मानना है कि ये इसके माध्यम से अतिशक्तिशाली होकर लोगों की स्वतंत्रताओं की जो नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत है उसके वो जो प्रणाली है वो सही नहीं है, लाभदायक नहीं है और शासन का कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए घातक नहीं हो पाता। इसका एक अन्य पक्ष भी है जिसके कारण इसकी आलोचना की गई है कि भाई उसके कारण अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है उसमें एकता का अभाव हो जाता है। कई बार इनमें जो विभिन्न अंग हैं इनके मध्य पारस्परिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उनका जो उत्तरदायित्व है उसको लेकर भी इसकी आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार कोई भी जो सिद्धांत होता है उसके दोनों ही पक्ष होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं और उसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। तो ये है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके ऊपर मॉन्टेस्क्यू का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अमेरिकी संविधान की इस विशेषताओं को विश्व के अनेक जो संविधान बाद के जो संविधान बने उनमें भी इनसे ग्रहण किया गया है, इसमें स्थापित किया गया है और साथ ही उसमें शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी पाया जाता है। विभिन्न अंगों व संघीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है और ये जो विभिन्न अंग हैं ये भी एक दूसरे की शक्ति को नियंत्रित करते हैं और साथ ही इनमें संतुलन भी बनाया गया है। न केवल नियंत्रण व संतुलन भी बना के रखा जाता है, इसलिए वहाँ पर शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण में संतुलन की विशेषता हमें देखने को मिलती है। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम
अमेरिकी संविधान की व्यवस्थापिका के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।